अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जब हम किसी सॉलिड पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें जो चेंज आता है जिसको हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विदस्टैंड द स्ट्रेस अप्लाई टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्ट्रेस जो है ये जो अप्लाई की जाने वाली फोर्स है उससे रिलेटेड टर्म है, और यानी जब भी हम किसी सॉलिड पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से उस सॉलिड में जो चेंज आता है, जो डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो जो है वो इस सब में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। मेनली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और स्ट्रेंथ, मेलाबिलिटी, टफनेस, ब्राशियन, ये सारी जो हैं वो यानी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन हम सबके बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इससे रिलेटेड वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो स्ट्रेस है ये जब हम किसी भी सॉलिड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये टर्म उससे रिलेटेड है। ठीक है। डेली लाइफ में इसको समझने के लिए आप इस तरह से है कि एक रबड़ बैंड लें और उस रबड़ बैंड को दोनों हाथों से पकड़ के जो है वो आप खींचें, तो आप देखेंगे कि उस रबड़ बैंड की लेंथ में इजाफा हो गया है। थोड़ी देर के बाद आप उसको छोड़ दें तो रबड़ बैंड जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। ठीक है। एक्चुअली जब आपने फोर्स लगा के उसको खींचा तो आपने उसको स्ट्रेस आपने उस पर अप्लाई की, और आपके खींचने की वजह से उसकी लंबाई में इजाफा हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई। ये एक्चुअली स्ट्रेस के नतीजे में होने वाली जो है वो डिफॉर्मेशन है। ठीक है। यानी लेंथ में जो है वो इजाफा हो गया। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, अपनी जैसे एक रबड़ की जो है वो बॉल लें और उसको अपनी मुट्ठी में लेके ज़ोर से ऐसे सिक्यूज़ करें, तो आप ये देखेंगे कि बॉल जो है वो उसकी जो शेप थी वो चेंज हो जाएगी सारी। ठीक है। वॉल्यूम में या शेप में चेंज आ जाएगी। तो जब आप उस अपनी मुट्ठी को ऐसे खोल देंगे, छोड़ देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी। आपका फोर्स अप्लाई करना स्ट्रेस है, और उसके बाद उसमें जो चेंज आ जाती है, शेप में तब्दीली आ रही है, वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है, लेंथ में तब्दीली आ रही है, वो सारी अप्लाई की जाने वाली जो फोर्स है उसके नतीजे में पैदा हो जाने वाली डिफॉर्मेशन है। ठीक है। तो स्ट्रेस जो है ये एक्चुअली जब भी आप किसी चीज़ को ऐसे चलें, आप हम ले लेते हैं कि एक रॉड है या एक रबड़ बैंड है और हम उसको पकड़ के जो है वो ऐसे दोनों दोनों एंड से जो है वो हम उस पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम होते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, अपनी अपनी जो इनकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी कह लें, चलिए हम एटम कह लेते हैं, वो फिक्स हैं अपनी जगह पे। ठीक है। अब आप जब आप फोर्स लगाते हैं, आपने इधर को फोर्स लगाई, तो ये वाले जो एटम था वो थोड़ा सा इधर को स्ट्रेच होके चला गया, ये इधर को हो गया, ये इधर को हो गया, ये थोड़ा सा इधर को हो गया। इसी तरह से जब आपने इस एंड पे फोर्स लगाई तो ये भी इधर को हो गया और ये भी इधर को, ये भी। ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्स एक्चुअली एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो सिमिलर एटम्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। यानी एक जैसे एटम या एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पाई जाती है, और ये मॉलिक्यूल्स या एटम को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही अट्रैक्टिव फोर्स थी। जब आपने इसको खींचा तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं या जो एटम है वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, अब वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह ये भी थोड़े थोड़े इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, थोड़ी देर के बाद आप ये फोर्स ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स इंटरनली मॉलिक्यूल्स या एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, और रबड़ बैंड जो है वो भी अपनी लेंथ जो है वो दोबारा रीगेन कर लेगा। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप फोर्स लगाएं
लेकिन वो जो डिफॉर्मेशन हो या जो उसमें चेंज आए, जब आप फोर्स ख़त्म कर दें तो वो चेंज अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जो है वो मटेरियल आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है यानी इलास्टिक है ये मटेरियल, ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई की, वो डी शेप हो गया, मतलब उसमें जो भी तब्दीली आनी थी, उसमें लेंथ में इजाफा हो गया या लेंथ में कमी हो गई, लेकिन जब आपने फोर्स हटाई तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया, बिल्कुल जैसे रबड़ बैंड की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये वाली, तो इसमें फिर स्ट्रेस को अब हम डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस क्या हुई? ये जो आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें, जब आप इसमें फोर्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ में जो है वो ऐसे इजाफा हो जाता है। ये मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देती हूँ ऐसे, यानी पहले इसकी एक्चुअल लेंथ थी ये, इसको हम कह लेते हैं एल, ये वाली जो है वो इसकी एक्चुअल लेंथ थी। लेकिन ये जो इतना दोनों साइड पे जो है वो इजाफा हुआ है लेंथ में, आपके स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, ये एक्चुअली उसके अंदर आ जाने वाली डिफॉर्मेशन है, और इस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस का फार्मूला। तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या हुआ? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यानी आपने स्ट्रेस अप्लाई की तो जो भी उसमें चेंज आया वो उसकी लेंथ में, देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि उसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ में चेंज आया, तो स्ट्रेन या वो जो डिफॉर्मेशन आपके खींचने की वजह से या आपकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुई है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ एल, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इस केस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक लाजमी नहीं है हम इसको पकड़ के खींचे, हम इसको ऐसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। इस साइड पे हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस, यानी हमने उसको, कोई भी ऐसी चीज़ हो हम उसको दोनों साइड से पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर दें। अब क्या होगा कि मालिक्यूल जो है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे, थोड़े से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो है ये भी, और ये भी थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी थोड़े से इधर। तो ये वाली इस चीज़ की जो, ये तो थी इसकी एक्चुअल लेंथ, लेकिन आपके वो अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ जो है वो इतनी हो गई, यानी इतनी, ठीक है, कमी आ गई। तो ये भी लेंथ में चेंज आया, ये भी डेल्टा एल है, ये भी डेल्टा एल है, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो इसकी ये थी। अब इस केस में ये इलोंगेशन हुई थी, लेकिन इस केस में क्या हुई? कंप्रेशन हो गई, यानी वो जो भी चीज़ थी वो कंप्रेस हो गई। तो ये इन दोनों को आप इस फार्मूले से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अब आपको स्ट्रेस की भी समझ आ गई और स्ट्रेन की भी समझ आ गई। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की आगे मजीद टाइप्स हैं, यानी हम कैसे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी जो है वो उसको कैसे डिफॉर्म होती है, उसकी आगे मजीद टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहली हमारे पास टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस एक्चुअली लेंथ से रिलेटेड ही है, ये जो मैंने अभी आपको डिफाइन की, यानी कि लेंथ से रिलेटेड ही है। यानी जब आप स्ट्रेस का तो वही फार्मूला आ गया ना हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन, एक्चुअली इसको टेंसाइल इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को पकड़ के खींचते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है वो रस्सी कहीं लटक रही है और ऊपर उसको कहीं दीवार से आपने बांधा हुआ है, नीचे से आप पकड़ के उसको ऐसे खींचते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से है। तो यहाँ से बांधा हुआ है, यहाँ से आप उसको पकड़ के नीचे से खींचते हैं, तो ऑपोजिट साइड पे जो है वो टेंशन जो है वो पैदा होता है, ठीक है। आप उसको नीचे को पकड़ के खींच रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन पैदा होता है। इस टेंशन की वजह से इसका नाम जो है वो रख दिया टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये वाली जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से जो भी बॉडी है या जो भी सॉलिड है, जो भी एलिमेंट है, उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, वो क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस के नतीजे में जो पैदा हो जाने वाली डिफॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप होगी जिसमें हम देखा हमने कि लेंथ में जो है वो इजाफा हुआ। तो लेंथ में जो स्ट्रेस इजाफा करे, ऐसी फोर्स जो लेंथ में इजाफा करे या लेंथ में कमी करे, वो कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेस। और जो लेंथ में इजाफा हुआ है यानी जो डिफॉर्मेशन हुई है उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। सॉरी, ये वाला था, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा? ये हमारे पास हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है वो आप कह लें कि एक डिब्बा है, एक बॉक्स है। अब ये देखिए, हम इसके चारों साइड पे, हर साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। तो इस तरह फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि इस जो डिब्बे का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिब्बा होता है या कोई आप बॉल, चलें आप बॉल एक ले लें,
उस बॉल को आप अपने हाथ में ऐसे करके पकड़ के खींचें या उस पे ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाएं, उसको दबाएं, तो वो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उससे जो है वो उसमें चेंज आ जाएगी। जब आप उसको फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेस जो किसी भी एलिमेंट या किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज लेके आए तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला अगेन वही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी उसका फार्मूला होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, यानी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, हम इसको हर तरफ से दबाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो ऐसे कुछ ना कुछ जो है वो इसके वॉल्यूम में कोई कमी आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या होगा डेल्टा वी, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ऐसी स्ट्रेस, ऐसी अप्लाइड फोर्स, ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी सॉलिड पे जब आप अप्लाई करें तो वो उसके वॉल्यूम में चेंज लेके आए, ठीक है, वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और जो वॉल्यूम में चेंज आ रही है उस स्ट्रेस के अप्लाई करने की वजह से वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। थर्ड जो है ये इसकी टाइप है शीयर स्ट्रेस, ठीक है। शीयर स्ट्रेस जो है ये एक्चुअली ये एक, इसको समझने के लिए ये देखें आप, एक फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ठीक है, ऐसे इसको टेबल समझ लें और टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है वो ऐसे ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ये जो अपर सरफेस है, ये जो ये वाली जो सरफेस है, आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से होता क्या है, देखिए जब आप अपर सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इस ब्लॉक और इस टेबल की सरफेस के दरमियान पाई जाने वाली जो फ्रिक्शन है वो इसका जो लोअर एंड है उसको तो इतनी जल्दी मूव नहीं करने देगी, फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मूव नहीं करने देगी। लेकिन जो अपर साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो जो अपर साइड होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, यानी इस थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी इस तरह की। तो क्या हुआ कि इसकी शेप में जो है वो चेंज आ गया, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो लाइन यहाँ पे थी लेकिन अब जो है वो यहाँ पे हो गया, तो ये वाली जो अब चेंज आई है ओरिजिनल के दरमियान, ये वाली जो है वो थीटा, और इसको जो है वो हम नाम देते हैं, यानी कि जो भी इसमें हम इसको हम नाम देते हैं डेल्टा ए, यानी और ये वाली जो साइड थी इसको जो है वो हम कह देते हैं ए साइड, ए साइड। और इस वाली ए साइड में जितनी अब चेंज आ गई है, यानी पहले ये यहाँ पे थी लेकिन वो डिस्प्लेस होने के बाद या वो जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की थी उसके बाद ये यहाँ पे आ गई है, तो अब इसका इसमें जो भी तब्दीली आई है उसका है डेल्टा ए। तो शीयर स्ट्रेस का फार्मूला तो वही होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ऐसी स्ट्रेस जो किसी बॉडी की शेप में जो है वो तब्दीली पैदा कर दे, शेयर पैदा कर दे, तो वो वाली, तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। इसको जो है गैमा से भी करते हैं, ठीक है। और अगर इसको दूसरी साइड पे एक और इसका नाम भी है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसलिए कहा जाता है कि ये जो ओरिजिनल में और जो चेंज आया है उसके दरमियान एक एंगल बनता है थीटा, उसको हम ले सकते हैं टेन थीटा से, यानी टेन थीटा भी यही होगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और वैसे आमतौर पे देखा जाए तो ये थीटा जो है वो इतना कम होता है कि ये थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, यानी अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो मैथमेटिकली टेन थीटा और थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर होती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू गैमा, यानी थीटा जो है वो फिर इसके बराबर आ जाएगा और ये जो है वो हमने गैमा, गैमा हमने नाम दिया है शीयर स्ट्रेस को, ठीक है। इसी तरह से हम इसको, यानी इसकी जो है वो आपको समझ आ गई कि ऐसी स्ट्रेस जो कि जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किसी बॉडी की शेप में जो है वो तब्दीली लेके आए, ठीक है। तो ये वाली जो है वो साइड ऊपर इधर को खिंच गई लेकिन ये वाली साइड जो है वो इतनी नहीं रही, तो अब इसकी जो पहले इस तरह की शेप थी अब देखें इसकी शेप में जो है वो तब्दीली आ गई और जो चेंज आई है वो क्या कहलाएगी, शीयर स्ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम इन की यूनिट पे जो है वो बात कर लेते हैं कि इनकी यूनिट जो है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ठीक है। कोई भी फिजिक्स में टर्म होती है तो हम उसकी यूनिट जो है वो उसको करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें स्ट्रेस की हर जगह पे फार्मूला एक ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेन पे बात करते हैं। एक्चुअली स्ट्रेन जो है ये एक चेंज का नाम है, चेंज मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये इसकी यूनिट भी मीटर ही होगी, इसकी यूनिट भी मीटर ही होगी, तो ये इसकी हम इसको कह सकते हैं कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है या ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तीनों में आप देख लें, ठीक है। अब आप वॉल्यूमेट्रिक में भी देख लें,
इसकी जो है वो आप ले सकते हैं कि ये वाली जो है वो अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जो ये है यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा वी का भी, वी की भी वही यूनिट आ गई, नीचे वी की भी वही यूनिट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ये भी उसकी जो लेंथ है वो भी वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसलिए ये यूनिट लेस जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको, ये वाली जो है इसको जो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको जो है वो पास्कल का जो है वो हम नाम देते हैं, ठीक है, इस यूनिट को। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेस की यूनिट होती है लेकिन स्ट्रेन की जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। उम्मीद है कि इससे आपको जो हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन और उसकी टाइप्स है, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ गया होगा।